चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ 11th की फिज़िक्स पूरी की पूरी हम लोग रिवाइज़ करेंगे। बट पहले भी मैंने बताया कि रिवीजन का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम कैसे करेंगे रिवीजन, PYQ के थ्रू करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट चांस है हम लोगों के पास कि अब हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको एक जगह पे कंसोलिडेट करके उसका यूज़ करना सीख पाएँ, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कुछ सवाल, अब देखते हैं आगे के। चलो इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। वेव चैप्टर से इस सवाल है, ठीक है। टॉपिक क्या है इसका, वेव। लास्ट चैप्टर क्लास 11th का है, उससे ये सवाल बना हुआ है। JEE 2025 में आया है अभी जस्ट रिसेंटली, जो जनवरी अटेम्प्ट में हुआ है, ठीक है। चलो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए क्लोज्ड ऑर्गन and an open organ tube filled by two different gases having same bulk modulus but different densities ρ1 and ρ2 respectively, ठीक है। तो सवाल से इतना तो समझ में आ गया कि दो तरह के ऑर्गन ट्यूब है हमारे पास, एक ओपन एंड है और एक कैसा है, क्लोज एंड है, ठीक है। और दोनों में अलग अलग गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है। अगर अलग अलग गैसेस भरी हुई हैं तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। एक का डेंसिटी ρ1 मान लेते हैं, एक की डेंसिटी ρ2 मान लेते हैं, लेकिन दोनों का बल्क मॉडुलस बीटा जो है वो दोनों में ही सेम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब इज आइडेंटिकल विथ 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब। ओके, जो 9th हार्मोनिक है एक का वो बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ 4th हार्मोनिक के, ठीक है। चलो ये तो अच्छा, ये कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड, ठीक है। इसका ये 9वां और इसका ये चौथा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर एंड द डेंसिटीज रेशियो ऑफ द गैसेज इज 1:16, ठीक है। ये जो क्लोज ट्यूब है ना, इसका लेंथ दे रखा है हमको, L की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर और डेंसिटी का रेशियो ρ1/ρ2 दे रखा है हम लोग को कितना, 1/16। तो कह रहा है ओपन ट्यूब का लेंथ बता दो यार, ये लेंथ हमको बताना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बेसिक से करते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिक से करने के लिए काम करते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, ओपन ट्यूब है, ठीक है। और इस ओपन ट्यूब में अगर हम पहला हार्मोनिक जनरेट करना चाहेंगे तो इस प्रकार से ये, एक सेकेंड, अगर इसमें हम लोग पहला हार्मोनिक जनरेट करना चाहेंगे तो क्या होगा यार, ये कुछ इस प्रकार से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही क्लोज ट्यूब में करना चाहें ठीक है, तो इसमें ये कुछ ऐसे जनरेट होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग एंटी नोड बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग नोड बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग एंटी नोड बोलेंगे। यहाँ पे ये नोड हो गया और ये एंटी नोड हो गया। हमको पता है दो कंसेक्यूटिव नोड हो या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड हो, इनके बीच की जो दूरी होती है λ/2 होती है, ठीक है। और नेबरिंग नोड और एंटी नोड या एंटी नोड और नोड के बीच की जो दूरी होती है वो λ/4 होती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी लेंथ ऑफ द ट्यूब है, इसको मैं L1 बोल देता हूँ। ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है हमारी, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी नोड और एंटी नोड दोनों एंड पे हैं, तो दोनों एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, λ/2 हो गई, ठीक है। और लेंथ के बराबर होगी तो ये हो गई L1 के बराबर। तो यहाँ से मैं लेमडा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये आ गई 2L1। और लेमडा पता है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/λ। तो V/λ की वैल्यू कितनी हो गई, 2L1, ठीक है। ये तो आ गई फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो ओपन है इसका फोर्थ हार्मोनिक, तो इसकी फोर्थ हार्मोनिक क्या हो जाएगी,
4 टाइम्स हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v/L1, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और v की जो वैल्यू होती है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगी ये होती है अंडर रूट गामा पी बाई रो या अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाई रो, ठीक है, लैप्लास करेक्शन से ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं कि F4 इक्वल टू 2/L1 और v की वैल्यू क्या हो गई b/ρ1, ठीक है। अब ρ1 इसने किसको बोला हुआ है, क्लोज्ड को बोला हुआ है ना, तो ठीक है। यहाँ तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको L2 कर लेते हैं, इसको L1 कर लेते हैं, तो ठीक है, आसान रहेगा। ये L2 हो जाएगा, यहाँ L2 हो जाएगा, यहाँ L2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ नोड और एंटी नोड है। नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है यार, λ/4 होती है, ठीक है। तो L1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे λ/4, तो λ इक्वल टू क्या आ गया 4L1 आ गया, ठीक है। ठीक, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगी, वेलोसिटी इक्वल टू होगी फ्रीक्वेंसी बाई लेमडा, तो 4L1। और इसकी कौन सी है, 9th हार्मोनिक, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई ये, ठीक है। 9th हार्मोनिक यानी F9, तो ये क्या हो जाएगा 9/4 v/L1, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, तो F9 जब मेरे पास आ गया, अब कह रहा है कि F4 और F9 बराबर हैं, तो F4 और F9 अगर बराबर हैं तो 2/L2 अंडर रूट β/ρ2 बराबर होगा 9/4 अंडर रूट β/ρ1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/L1, ठीक है। इस v की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी β/ρ, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, बीटा बीटा सेम है, कट गए, तो 2/L2 ये फाइंड करना है मुझको, और यहाँ पे √2 है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ρ1/ρ2 इक्वल टू 9/4 इंटू 1/L1 की वैल्यू 10 दिया है, ठीक है। और ρ1/ρ2 की वैल्यू है 1:16, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो 2/L2 इंटू ρ1/ρ2 की वैल्यू देखो दिया है 1/16, तो ये बाहर आके हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 9/4 इंटू 1/10, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो L2 की वैल्यू आ गई, L2 की वैल्यू आ गई 20/9 सेंटीमीटर, ये आ गया L2 की वैल्यू 20/9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि ए स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। क्या कह रहा है, ये हमको कह रहा है एक इस प्रकार से वर्टिकल ट्यूब है, इसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें एक स्फेरिकल बॉल ये गिरेगा, नीचे जा रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज हाफ द डेंसिटी ऑफ बॉल, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हो गया वो क्या हो गया 1/2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बॉल या बॉडी, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है। देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, इस पर क्या विस्कस फोर्स लग रहा होगा, पहले तो हमको ये समझना होगा कि इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। अगर ये स्फेरिकल बॉल है हमारे पास, तो नीचे तो क्या लगेगा इसका mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, एक तो बाइंड फोर्स लगेगा इस पर क्योंकि लिक्विड में जा रहा है, और एक और क्या लगेगा इसमें विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। स्टोक्स लॉ का एप्लीकेशन, हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा हुआ है फ्लूइड चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वहाँ पे स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ पे ये बेस्ड है। तो अभी क्या हो रहा है, गिरते गिरते इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, तो ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये विस्कस फोर्स प्लस बाइंड फोर्स इक्वल टू mg,
ठीक है, हमें विस्कस फोर्स निकालना है, तो विस्कस फोर्स बराबर हो जाएगा mg माइनस बाइंड फोर्स। ठीक है, बाइंड फोर्स क्या होता है? बाइंड फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये विस्कस फोर्स हो गया आपका mg माइनस वॉल्यूम इमर्स्ड, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है? डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई 2 दिया है इंटू जी। तो विस्कस फोर्स इक्वल टू हो गया mg माइनस, देखो वॉल्यूम इमर्स्ड कितना, कंप्लीटली इमर्स्ड है। ठीक है, तो ये किसके बराबर का वॉल्यूम हो गया? बॉल के बराबर का वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी इन दोनों से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मास ऑफ बॉल इंटू जी बाई 2। तो यहाँ से विस्कस फोर्स कितना आ गया हमारा? mg बाई 2 आ गया, ये आ गया mg बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो टॉपिक आपका स्टोक्स लॉ है। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी विस्कस लिक्विड में कोई अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये मेनली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए है, ये जब गिरता है तो पहले तो इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, बट जैसे जैसे ये लिक्विड में जाता है तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगता है। बाइंड तो लगी रहा था पहले से, ठीक है, बाइंड भी लगी रहा है, और नीचे क्या लगता है? mg। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा? पहले mg ज़्यादा होता है क्योंकि ऊपर हवा में तो विस्कस फोर्स और बाइंड फोर्स था नहीं, जैसे ही लिक्विड में आएगा तो विस्कस फोर्स और बाइंड फोर्स बढ़ने लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी घटने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ से विस्कस फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आती है 6 पाई ईटा आर, और टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको रिवाइज करना है। एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उसके आसपास की चीज़ों को भी हमें देख लेना है साथ ही साथ। चलो ये सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है? टॉर्क ड्यू टू द फोर्स, टॉर्क की बात हो रही है। ठीक है, हमको टॉर्क की बातें करनी है। तो चलो, फोर्स दिया हुआ है कितना हम लोग को? फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और फोर्स लग रहा है अबाउट ओरिजिन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ कितना? i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, बहुत ही सरल सा सवाल बन गया ये। ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या होता है यार? r क्रॉस f होता है। ठीक है, इसी को हम लोग आर एफ साइन थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल वेक्टर फॉर्म में तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? टाउ इक्वल टू लिखेंगे आई जे के। आर क्रॉस एफ है तो पहले आई 1 1 और 1 हो गया ये, और एफ कितना हो गया? 2 1 2। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आई वेक्टर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस जे कैप, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये -2। तो ये हो गया 0 प्लस के कैप। के कैप में करेंगे तो 1 का 1 में 1, और 2 में करेंगे तो -1 आ जाएगा ये। तो आंसर आ गया मेरा आई कैप माइनस के कैप, ये आ गया टॉर्क। आई कैप माइनस के कैप, ये आ गया आंसर। ठीक है, बड़े आसानी से हो गया ये। अब सुनो जरा यहाँ पे कुछ बातें और। तो टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक टॉर्क था। कहाँ मिलेगा ये पढ़ने को हमें? ये मिलने को पढ़ने को मिलेगा हमें लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, इसको कैसे डायरेक्शन पता करेंगे टॉर्क का? तो राइट हैंड
थंब रूल से पता करते हैं इसको। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना ऐसे ही पता कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे याद रखना है कि जो टॉर्क होगा वो परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के भी, और टॉर्क जो होगा परपेंडिकुलर होगा एफ वेक्टर के भी। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती ही होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन। ए फोर्स F इक्वल टू दिस मच इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल एंड इट अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मच, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B इफ द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ओके, कह रहा है कि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और कह रहा है कि वर्क डन क्या होगा। अरे वर्क डन जीरो होगा तो B की वैल्यू क्या होगी, ये वाली B की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यार इतना सरल सवाल जेई में आया हुआ है, एकदम फार्मूला बेस्ड सवाल आप देख सकते हैं। बट ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सही करने के लिए कोई बुराई नहीं है, इसको कर लेना। तो सुनो, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ये आंसर स्केलर है। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो चलो वर्क डन तो जीरो है। ठीक है, फोर्स कितना दिया है, 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप। डॉट में क्या है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब सुनो, डॉट प्रोडक्ट में करते क्या है, i का मल्टीप्लाई i के साथ, j का मल्टीप्लाई j के साथ और k का मल्टीप्लाई k के साथ। 0 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, b का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो 2b, और 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1। तो यहाँ से 2b की वैल्यू आ गई 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ये आ गया आंसर, वेरी सिंपल। तो यार टॉपिक बताने की ज़रूरत है नहीं इसमें कि किस टॉपिक का ये सवाल है। टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर से है ये टॉपिक। ठीक है, और बेसिक डिफिनीशन है वर्क की, वहीं से ये क्वेश्चन है, बेसिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देखते हैं। इट इज सेइंग दैट द ट्यूब लेंथ L एज शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स राइट द डेटा। यहाँ पे जो R है ना वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, एंड एट पॉइंट 2 इज 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है हमसे। ओ माय गॉड, कितना सरल सवाल है ये। देखो, बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे ये बेस्ड सवाल है। कहाँ मिलेगा पढ़ने को, फ्लूइड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्या कहता है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ना, A1V1 इक्वल टू A2V2। ठीक है, तो जितना मास वाटर का यहाँ से इनपुट होगा उतना ही बाहर आएगा, तो वहाँ से फार्मूला बन के आता है A1V1 इक्वल टू A2V2। A1 क्या हो जाएगा यार, पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। ठीक है, R1 इज गिवन 2 सेंटीमीटर, तो पाई से पाई हटा दो पहले, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसको पहले हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और V1 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू R2 स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मीटर में बदल जाएगा इंटू V2। ठीक है, अब देखो मैंने इसको किया क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे एक बात बतानी थी। अगर दोनों तरफ क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना, रेडियस है दोनों तरफ और दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, तो आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये 100 कट जाना है, 100 कट जाना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटना है, तो अल्टीमेटली आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते थे। तो V2 इक्वल टू इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन आर द स्टेटमेंट फॉर सर्टेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स से है, तो टॉपिक तो आपको साफ साफ दिख रहा है। टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स से है ये, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास आर एक्सटेंसिव वेरिएबल, और कुछ को इंटेंसिव कह रहा है, कहीं इंटेंसिव और कुछ एक्सटेंसिव कह रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, व्हाट आर एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल वो होते हैं जो साइज या मास पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास आर एक्सटेंसिव वेरिएबल, बिल्कुल सही है। और इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल जो साइज या मास पे डिपेंड नहीं करते, बस इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, नहीं वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है। ये सब मास पे तो डिपेंड नहीं करते हैं, रेशियो होते हैं ये सब। जैसे कि डेंसिटी मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मास बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। इस प्रकार से ये कुछ हो गए। तो आप देख सकते हैं सेकंड सही है एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट। विथ दिस वी कैन गो विथ द ऑप्शन 3। चलो यार, ये सवाल देखो क्या है। ऐसा ही सवाल हम लोग कर चुके हैं अभी एक बार, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में। कह रहा है बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, ठीक है। रेडियस की वैल्यू 2 मीटर दिया है, तो हम लोग डेटा लिखते चलते हैं कि एल की वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, एल की वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको बी पॉइंट और सी पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे सवाल तो कर चुके हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। ए एंड बी पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे है। बी पॉइंट पे हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच। सारे एम को उड़ा दो, कोई काम है नहीं। तो हाफ इंटू वी ए स्क्वायर, वी ए की वैल्यू ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी दिया है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ वी बी स्क्वायर प्लस जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू नहीं पता तो एच निकाल लेते हैं यार। ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली, ये तो क्या होगा, एच होगा। यहाँ से चल के यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू होगी एक्चुअली कितनी, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग ऐसा चीज़ कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर ये एल है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल कॉस 30 हो जाएगी। और एल की वैल्यू तो 2 दिया है, तो 2 इंटू कॉस 30 इज √3/2। तो यहाँ से आ गई कितनी, √3। बट हमें तो एच चाहिए, तो एच क्या हो जाएगा, टोटल हाइट 2 है माइनस √3, ये आ गया एच की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे, एच की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस √3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो हाफ वी बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये कट के हो जाएगा 50 माइनस 10 इंटू 2 माइनस √3। तो और इस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 30 प्लस √3, ठीक है। ये होगा 50, 10 दूनी 20, हाँ तो ये हो गया 30 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हाफ वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आज सी पॉइंट पे चलते हैं, तो ए और सी पॉइंट ले लेते हैं, ए एंड सी पॉइंट।
तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। यहाँ तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो 0, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच डैश बोल देते हैं सी की हाइट। तो सी की हाइट देखो कितनी है, ये है टोटल हाइट सी पे, ठीक है। तो यहाँ तक की दूरी जो है, ये वाली दूरी, ये तो आपका 2 मीटर है ना, एल दिया है 2, ठीक है। अब प्लस में ये एक्स्ट्रा हाइट, तो एक्स्ट्रा हाइट कैसे निकालें, ये आपका एल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा। ये थीटा कितना होगा, थीटा के लिए ज़रा समझिएगा कि ये पूरा तो बनेगा 180, ठीक है, और 90 और 30 ऑलरेडी 120 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये तो आपका हो जाएगा कितना, ये वाला एंगल आपका 60 हो जाएगा। तो L cos 60 हो जाएगा, ये L cos 60 जिसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। तो L cos 60, L की वैल्यू 2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये तो आ गया 1। और यहाँ तक जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये 2 है और इतना और ऐड करना है हमें, तो 1। तो एच डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 1 = 3, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 3 हो गया। तो यहाँ पे चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, पहले तो एम निपटा दो सारे। तो हाफ वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, हाफ वी सी स्क्वायर प्लस 10 और एच डैश कितना हो गया 3, एच डैश हो गया भाई साहब 3। तो ये हो गया 50 = हाफ वी सी स्क्वायर प्लस 30। तो वी सी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ गई 20। अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट का रेशियो लेना है। तो हो जाएगा हाफ एम वी वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी सी स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम नहीं, सिर्फ एम से एम काटते हैं। हाफ वी वी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, तो हाफ वी वी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 30 + √3 और हाफ वी सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 20, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्या कर लूँ मैं, 10 कॉमन ले लूँ, तो 0 से नहीं, 10 तो नहीं ले पाऊँगा मैं कॉमन, कि ले पाऊँगा, 10 ले लेना चाहिए। यहाँ देखो गलती हो गई एक, 50 - 20 और ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा 10√3 ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10√3। तो ठीक है, 10 कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा कितना, 3 + √3/2, 3 + √3/2, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी पावर को मिला के सवाल बना दिया इन्होंने, जबकि दोनों मिले ही हैं एक तरह से। तो देखो अब ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, तो आप रिवाइज कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। चलो ये सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। Question is saying that a tube of length 1 meter is filled completely with ideal liquid of mass 2m, ठीक है। एक ट्यूब है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर की ट्यूब है, ठीक है। तो ट्यूब बना लेते हैं पहले, देखते हैं क्या कह रहा है। ये है ट्यूब है, मान लो पूरा ऐसे बंद है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है इस प्रकार से, जिसका टोटल मास कितना दिया है 2m दिया हुआ है, ठीक है। एंड क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, दोनों तरफ से ये बंद भी है। ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट इट्स वन एंड, किसी एक एंड से इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार से घुमा रहे हैं, खटाखट खटाखट, इस प्रकार से इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेन में, इस प्रकार से, ठीक है। इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अदर एंड इज F, ठीक है, लिक्विड क्या कर रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है F, ठीक है। देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब इज इतना, ओमेगा की वैल्यू हमको दे रखा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब ये रोटेट कर रहा होगा तो सारा लिक्विड पे एक इधर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। वो फोर्स होता कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, F/mr, या ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट F/mr,
एम आर, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एफ, एम की वैल्यू तो 2m है और आर कितना हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/2, तो कट गया। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट F/m, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई, और क्या, कंपेयर कर लो। यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ दिया है ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट F/α/m, तो कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे, ठीक है, जो जेई में 2025 में ही अभी जनवरी में आए हुए हैं। तो आप इस प्रकार से अगर रिवीजन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि क्या आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या जो आपने पढ़ा है अभी तक वो कुछ वर्क कर रहा है या नहीं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग, जहाँ पे आप लोग एक साथ मल्टीपल टॉपिक को रिवाइज करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टॉपिक को टच करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन को यहाँ पे हमारे वर्क करना पड़ता है, तो वो अलर्ट रहेगा कि अभी कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो सारे फार्मूले को एक साथ वो क्या करेगा, यूज़ करने की कोशिश करेगा। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें।